हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिक्षा संगम 24 पर। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था की, और राज्य व्यवस्था के क्रम में हमने 2 लेक्चर अब तक अपलोड अपने कर दिए हैं, जिनमें से पहला लेक्चर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से राजनीति शास्त्र को एक एज ए सब्जेक्ट हमने बनाया था। उसके बाद में फिर कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ही किसे कहा जाता है। और उसके बाद फिर हमने इसमें एक टॉपिक लिया था कि भारत में जब आधुनिक युग की शुरुआत होती तो किस प्रकार से भारत में यूरोपियन कंपनीज का आगमन होता है, और उसी क्रम में एक कंपनी का महत्व ज्यादा हमने आपको बताया था, और वो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा सा हमें ज्यादा महत्व देना है, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम गेम पूरा का पूरा बदल देगी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक बार देखते हैं जरा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, थोड़ी सी बेसिक जानकारी पहले लेते हैं, फिर उसने क्या क्या भारत में किया है और आगे तक करती जाएगी, आगे तक ये करती जाएगी। तो जितनी भी बातें इससे जुड़ी हुई एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, आपको बताया कि ये एक ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटेन देश से आई हुई एक कंपनी थी भारत में। और एक ही बात आपको मैंने बताई होगी इसमें पिछले लेक्चर में, कि उन 5 कंपनियों के क्रम में एकमात्र प्राइवेट निजी कंपनी थी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी डिस्कस किया था। और अगर ये प्राइवेट होगी तो सीधी सी बात है, इसमें इसको बनाने में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो क्या होगा? जॉन वाट और जॉर्ज वाइट नाम के ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इस कंपनी को बनाया था, और ये लोग लगभग 15 वर्षों का एक चार्टर लेकर, अधिकार लेकर, चार्टर मतलब होता है अधिकार पत्र, और एक टर्म यहाँ पे आएगी मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। तो ये वहां से 15 वर्षों का मोनोपोली लेकर भारत में आए थे। और मोनोपोली का मतलब आपको अभी बताया है हमने कि मोनोपोली होता है एकाधिकार, अर्थात जिस समय ब्रिटेन से ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आएगी, और जब तक का इसको ये अधिकार दिया गया होगा, इस क्रम में तब तक ब्रिटेन से कोई भी दूसरी कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए नहीं आ सकती। तो मोनोपोली का मतलब है ये बात। क्लियर है क्या मेरी बात? तो कोई बात नहीं भाई साहब, अब भारत में ही ये लोग क्यों आए? क्योंकि आपको बताया था कि मसाला वसाला प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा फेमस रहा है इंडिया। और दूसरी बात, कृषि के जितने भी प्रोडक्ट है उनके प्रोडक्शन में भारत लगभग बहुत अव्वल दर्जे पे रहा करता था, ऊपर वाले लेवल पे रहा करता था। तो इसीलिए भारतीय इतिहासकारों ने भारत को सोने की चिड़िया भी कहा था। तो इंडिया इज कॉल्ड द गोल्डन बर्ड, भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। इसलिए लगभग सभी देश भारत से करना चाहते थे व्यापार, और उसी व्यापार करने के चक्कर में या क्रम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में आई। जैसे 1498 में आई थी पोर्चुगीज कंपनी इस्तादो दा इंडिया। उसके बाद में दूसरा जो नंबर आता है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आता है। कहा जाता है कि लगभग 1600 में, कभी किसी बुक में कुछ लिखा मिलेगा, कभी किसी बुक में कुछ लिखा मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी जो कहती है तो 1600 में एक कंपनी भारत में पहुंची, और भारत में आकर इसने अलग अलग क्षेत्रों में व्यापार शुरू कर दिया। और आपको थोड़ा सा यहाँ पे इतिहास की बात हम बता दें, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, ईस्ट इंडिया कंपनी जिस समय भारत में आएगी, तो उस क्रम में लगभग जो हमारा भारत है, इस भारत का एक हिस्सा नॉर्थ इंडिया, एक हिस्सा साउथ इंडिया। तो जो नॉर्थ इंडिया है यहाँ पर चल रहा था क्या? तो मुगल वंश का शासन यहाँ पे चल रहा था। और स्टार्टिंग में जब हम देखते हैं मुगल वंशीय जो शासक हैं, जितने भी शासक यहाँ पे रहेंगे, उन शासकों में सबसे ज्यादा मैजेस्टिक रूलर्स जो रहे हैं वो लगभग कब तक रहे हैं भाई साहब? तो लगभग 1757 के आसपास तक, थोड़ा नीचे या थोड़ा सा ऊपर तक रहे हैं। तो कहा जाता है कि उसके बाद में या फिर 1600 के बाद में ही मान सकते हैं कि आप यहाँ पे गड़बड़ होना शुरू हो गई थी, लेकिन कुछ वर्ष अच्छे से यहाँ पे चल रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एंट्री किया था साउथ इंडिया में, और साउथ
इंडिया से इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। लेकिन जब साउथ इंडिया में इन्होंने व्यापार करना शुरू किया तो व्यापार को बढ़ाने के लिए ये लोग यहाँ से पहुंचे नॉर्थ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया में जब इस चीज का विरोध किया गया, क्योंकि वहां पर सत्ताधारी पक्ष कौन सा था, तो मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश का वहां पे शासन था, तो मुगलों ने क्या किया, इस चीज का विरोध किया। और उसी विरोध के चक्कर में, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहां से लेके यहां तक पहुंचने में लगभग लग गए 150 वर्ष, और 150 वर्षों में इस कंपनी ने भारत के अंदर कितना व्यापार किया होगा, अपनी कितनी जान पहचान बढ़ाई होगी, किस लेवल से काम किया होगा, आप समझ सकते हैं। तो 150 वर्षों में लगभग भारत की सारी स्थितियों से परिचित होने के बावजूद पश्चात इन्होंने क्या किया, भारत के उत्तरी क्षेत्र में, या फिर मैं कह सकता हूं कि यहां पर पूर्वी क्षेत्र में इन्होंने एंट्री किया, बंगाल एंड बिहार में, और यहां पर जाकर इन्होंने क्या किया, व्यापार की शुरुआत की। लेकिन उसी क्रम में यहां पर एक चीज होती है, क्या, लगभग 1750 के बाद में कुछ गेम चेंजिंग स्टेप्स यहाँ पे आते हैं, पूरा का पूरा खेल बदलने वाली कुछ यहाँ पे चरण आएंगे, उनको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, व्यापार तो दोस्तों चल रहा था, व्यापार में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन अभी अभी क्या हुआ, दिक्कत एक हुई कि मुगलों ने यहां पर चुनौती दे दी, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो यूरोपियन थी, और आपको पता है कि जो यूरोपियन लोग हैं वो हमसे बहुत ज्यादा डेवलप हैं। तो हालांकि देखिए, जो मुगल हैं ये एशिया कॉन्टिनेंट से तो आते हैं, तो एशिया कॉन्टिनेंट में ज्यादातर जो कंट्रीज थी वो ज्यादा डेवलप नहीं हुई है। तो अगर हथियारों की भी मैं यहाँ पे बात कर लूं, वेपन्स की भी बात कर लूं, तो ये लोग क्या करते थे, हालांकि बाबर ने तोप, गोला, बारूद का प्रयोग भी यहाँ पे कर दिया था इब्राहिम लोदी के साथ में, जब उसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूं कि यहाँ पर बंदूक का जो गन का उपयोग था, तो लगभग वो शुरू किया किसने, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में इस चीजों की शुरुआत की। तो इसी क्रम में क्या हुआ दोस्तों, दो स्टेप यहाँ पे होते हैं, एक होता है बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध, और दूसरा होता है बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध। जो यहाँ पर ये प्लासी है, प्लासी एक क्षेत्र पड़ता है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, और जो बक्सर है, बक्सर क्षेत्र पड़ता है कहाँ पर दोस्तों, तो ये पड़ता है बिहार में। इस चीज को आपको याद रखना है कि जो प्लासी है वो कहाँ पे पड़ता है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, और जो ये बक्सर है कहाँ पे पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है। अब क्या हुआ, 23 जून 1757 में एक घटना घटी दोस्तों, कि यहां पर मुगलों ने चुनौती दे दी किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और इन दोनों के बीच में इतनी ज्यादा बात बढ़ गई कि बात पहुंची युद्ध तक। तो यहां पर एक निर्णायक युद्ध जो उसको हम मान सकते हैं, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ रहे थे भाई साहब कौन, रॉबर्ट क्लाइव, और यहां से नवाब बंगाल, या जो बंगाल के नवाब थे उनका नाम क्या था, सिराजुद्दौला था। तो इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ, इनकी सेनाओं ने लगातार एक दूसरे को मारा, घसीटा, ये सब कुछ किया, लेकिन अंत में क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव भाई साहब जीत गया, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया, और यहाँ पे जो ये सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला साहब की हो गई क्या, हार, पराजय। हालांकि क्या है कि जो बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर है, इसके बारे में हम इन हिस्ट्री बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। इन डिटेल हम इसको कहां पढ़ेंगे, तो इतिहास में पढ़ेंगे। अभी थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि इन्हीं की वजह से ही इन्होंने भारत में शासन की शुरुआत की थी। तो एक बार थोड़ा सा देखते हैं जरा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया, तो इन्हीं के परिवार में से कोई एक व्यक्ति होगा, जान पहचान वाला कोई व्यक्ति होगा, जिसका नाम क्या था, मीर जाफर था। मीर जाफर को, अब क्योंकि इनको तो व्यापार करना था, इनको शासन नहीं करना था भाई, तब तक इनको तो व्यापार करना था, तो इन्होंने व्यापार पे ही अपना ध्यान दिया, और बंगाल के जो नवाब है उनकी जगह पर बिठा दिया किसको, मीर जाफर को, और मीर जाफर को वहां पर बना दिया इन्होंने क्या, पपेट नवाब बना दिया। और पपेट का मतलब होता है कठपुतली, अर्थात जिस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहेगी, उसी प्रकार से ये मीर जाफर साहब वहां पर शासन करेंगे।
तो यहाँ पर विधायिका का काम ये करेगी और कार्यपालिका का काम ये भाई साहब करेंगे। मैंने आपको बताया कि हर जगह यूज होगा विधायिका और कार्यपालिका। तो कहीं ना कहीं मीर जाफर को यहाँ पर इन्होंने क्या बना दिया, पपेट नवाब बना दिया बंगाल का, और यहाँ पर शासन की शुरुआत इन्होंने धीरे धीरे कर दी। अब इसी क्रम में चलते हुए क्या हुआ, दूसरा एक युद्ध हुआ, बैटल ऑफ बक्सर का जिक्र आता है। तो बैटल ऑफ बक्सर जो है, अब इसमें क्या हुआ कि मुगलों को पता चल गया था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई है और उन्होंने पलासी क्षेत्र को पहले जीत लिया, बंगाल वाले एरिया को, और अपने सत्ता क्षेत्र को वहां से बढ़ा भी दिया था, तो उनको हल्के में नहीं ले सकते। इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने आसपास वाले क्षेत्रों के जो शासक थे या वंश जो वहां पे चल रहे थे उनसे बात की, और बातचीत करने के बाद में इन्होंने क्या किया, अपनी एक जॉइंट आर्मी बनाई, संयुक्त एक सेना बनाई, और इन संयुक्त सेना में 3 हिस्सों में इसको हम देख सकते हैं। सबसे पहला था कौन, मुगल, अवध और बंगाल। तो जो मुगल के जो शासक थे वो शाह आलम द्वितीय थे, उसके बाद अवध के जो शासक थे शुजाउद्दौला थे, और यहाँ पर बंगाल के जो नवाब थे उनका नाम क्या था, मीर कासिम था। इन तीनों के नेतृत्व में क्या हुआ, यहां पर बक्सर का युद्ध लड़ा गया, और इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेनापति कमांडर मान सकते हैं, उनके नेतृत्व में युद्ध हुआ, ये कह सकते हैं। उनका नाम क्या था, तो हेक्टर मुनरो साहब था। तो हेक्टर मुनरो ने क्या किया, इस जॉइंट आर्मी को भी पराजित कर दिया, अर्थात इस बक्सर के युद्ध में भी विजय किसकी हुई, तो हेक्टर मुनरो अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई। और इस युद्ध में ये तीनों की जो जॉइंट आर्मी यहां पर बनी थी दोस्तों, इसकी हो गई पराजय। तो इसी क्रम में क्या हुआ, कहीं ना कहीं भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया, और भारत में जब एक राज्य की स्थापना होगी तो क्या होगा, एक बार इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के एक बार रख दीजिए, थोड़ा सा ऊपर की बात कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। हुआ क्या दोस्तों, 1765 में इलाहाबाद में एक संधि हुई। 1765 में पूछा जाता है कि जो इलाहाबाद एग्रीमेंट है या ट्रीटी है ये कब हुआ था, तो 1765 में हुआ था। और इसमें क्या कंक्लूजन निकला था कि बंगाल में क्या करेंगे, बंगाल में भाई साहब इन्होंने डायरकी की शुरुआत कर दी। तो भारत में या फिर इस क्रम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रम में बंगाल में सबसे पहले द्वैध शासन डायरकी का जो शुरुआत करने वाले कौन थे, तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और इन्होंने ये बात को कहां से निकाला, तो 1765 में जो इलाहाबाद संधि हुई थी यहां से निकाला। और इसी द्वैध शासन के चक्कर में क्या हुआ, अब सुनिएगा, जिस प्रकार से यहां पर मीर जाफर को इन्होंने क्या किया था, पपेट नवाब बनाया था, इसी प्रकार से यहां पर इन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में शाह आलम द्वितीय ही रहेंगे। कौन रहेंगे, शाह आलम द्वितीय ही रहेंगे। लेकिन अब ये अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी करेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और क्या होगा, यहां पर शाह आलम द्वितीय साहब को दी गई क्या, पर मंथ या फिर जिस भी मतलब मंथली देना होता है या ईयरली देना होता है या फिर जैसे भी उनको देना होता है, तो उनको पेंशन दी जाने लगी। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट मुगल पेंशनर रूलर, आपको बताना पड़ेगा कि भाई साहब वो था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड। तो शाह आलम सेकंड वाज द फर्स्ट मुगल पेंशनर रूलर। आपको ये बात याद रखनी है कि प्रथम मुगल पेंशनर जो शासक था वो कौन हुआ, तो नाम क्या आता है, शाह आलम द्वितीय आता है। इतनी बात यहाँ पे हमने कर ली, ये यहाँ पे नोट करके आप इनको लिख सकते हैं कहीं पे भी अलग से। लेकिन अब बात करते हैं थोड़ी सी मुद्दे की। अब सुनिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में क्या कर दिया, इन्होंने राज्य स्थापित कर लिया। तो जब राज्य स्थापित हो जाएगा तो क्या इस भारत में ये शासन व्यवस्था की शुरुआत कर देंगे। लेकिन यहां पर
एक राज्य स्थापित हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में 2 मिनट के लिए चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि राज्य की परिभाषा क्या होती है। तो अगर यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर उन चारों नियमों को, चारों परिभाषाओं को यहाँ पर फॉलो किया जाता है तो भारत में राज्य स्थापित कर दिया। क्या भारत में क्षेत्रफल है? बिल्कुल। पॉपुलेशन है? बिल्कुल। सरकार है? बिल्कुल। कौन? ब्रिटिश क्राउन। अब आप कहेंगे कि ब्रिटिश क्राउन कहां से आ गया? 2 मिनट के लिए रोक दीजिए इसको। क्या यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश क्राउन को आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है? तो बिल्कुल है। तो भारत में राज्य तो स्थापित उन्होंने कर दिया, लेकिन ब्रिटिश क्राउन का यहाँ पे जो जिक्र आया उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। क्या हुआ कि देखिए, हम जितनी भी बातें करेंगे ना वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर करेंगे और ब्रिटिश क्राउन को लेकर करेंगे, और उसमें टारगेट किया जाएगा किसको? इंडिया को किया जाएगा। तो देखिए, एक है ब्रिटेन, या कह सकते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्या कह सकते हैं? ब्रिटिश पार्लियामेंट। और दूसरा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। शायद मैंने यहाँ पे भी आपको कहीं पे बताया था कि जो इसमें विधायिका का काम करेगा, लेजिस्लेशन का जो काम करेगा वो ब्रिटिश क्राउन ही करेगा, और जो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का काम करेगा वो कौन करेगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। तो कहीं ना कहीं जब भारत में इन्होंने राज्य स्थापित किया और यहाँ पर एक शासन व्यवस्था की शुरुआत इन्होंने कर दी, तो अब बात आती है क्या? अब बात आती है दोस्तों रूल्स बनाने की, कानून बनाने की और उनको लागू करने की। तो कहीं ना कहीं अगर आपको राज्य की व्यवस्था करनी हो तो नियमों का सहारा लेना पड़ता है, रूल्स का सहारा लेना पड़ता है। और जब आप कभी भी राज्य की व्यवस्था करने के लिए मौलिक नियमों का सहारा लेते हैं तो वो मौलिक नियमों का एक सेट ही क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो कहीं ना कहीं अब जो चर्चा करेंगे तो अब हम बात करेंगे संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की। लेकिन अभी देखिएगा किस प्रकार से, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि भाई साहब भारत में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो यहां से बिल जाता था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब ये बिल को अप्रूवल मिल जाता था तो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी या इसके गवर्नर्स जो होते थे, या बाद में जाके जो गवर्नर जनरल जो बन जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद में, वो इसको अप्लाई कर देते थे, उसको लागू कर देते थे। तो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर कानून बनाने का काम कर रही है ब्रिटिश पार्लियामेंट, और लागू करने का काम कौन कर रही है? तो भाई साहब ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। तो इतना अभी आपको यहाँ तक याद रखना है। अभी दूसरे स्लॉट में हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर संविधान को हम 3 भागों में बांटेंगे। चलिए करते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ प्लासी को जीता, बैटल ऑफ बक्सर को जीता, और भारत में एक राज्य की स्थापना उसने कर दी। और राज्य की जब स्थापना कर दी तो राज्य की व्यवस्था चलाने के लिए, एक बात सुनिएगा, राज्य की व्यवस्था चलाने के लिए चाहिएगा क्या? नियम कानून। और जब राज्य की व्यवस्था करने के लिए हम कोई नियम कानून बनाते हैं और उन्हीं फंडामेंटल रूल्स का एक ग्रुप होता है जिसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो कहने का मतलब इतना है कि अभी लगभग इस समय तक भारत के लिए संविधान बनाने की बात शुरू हो चुकी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब राज्य की व्यवस्था का संचालन इनको करना था। लेकिन इस संविधान को बनाएगा कौन? इस संविधान को बनाने का जो काम करेगी वो करेगी दोस्त कौन? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगी। बनाने का काम कौन करेगी? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगी। और इनको लागू करने का काम कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। तो एक बार देखिएगा जरा, इसको हमने क्या किया, भारत का जो संविधान है, भारत के लिए जितने भी संविधान बनाए गए उसको हम 3 क्रम में यहां से डिवाइड कर सकते हैं। एक बात सुनिएगा कि 1773 से लेकर जितना आपका ये रेगुलेटिंग एक्ट आएगा 1773 का, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 का जो चार्टर एक्ट आएगा, वहां तक जितने भी अधिनियम बनाए जाएंगे उनको बनाने का काम कौन करेगा? तो बनाने का काम करेगा कौन भाई साहब? ब्रिटिश पीएम, ब्रिटिश
पार्लियामेंट, लेकिन यहाँ पर उनको लागू करने का जो काम करेगा, तो लागू करने का काम करेगा कौन? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पर 1773 से 1853 तक जितने भी एक्ट आएंगे उनको लागू कौन करेगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और उसके बाद क्या होता है, 1858 के लगभग 1857 की क्रांति के बाद में ब्रिटिश क्राउन यहाँ पर अपना सीधा शासन अपने हाथों में ले लेती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को कहती है कि तू अब अपने घर जा। तो भाई साहब ये वो आर्टिकल एक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे लगभग 1858 से लेके 1947 तक, जिनको बनाएगी भी कौन? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट या फिर ब्रिटिश क्राउन, और उनको लागू भी कौन करेगा? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट या फिर ब्रिटिश क्राउन उनको लागू करेगा। और उसके बाद में 1947 से लेके आज तक जो हमारा संविधान बनाया जा रहा है, आज तक की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लगातार इसमें अमेंडमेंट चल रहे हैं, तो आज तक का जो संविधान है उसको बना भी भारत वाले रहे हैं और उसको लागू भी भारतीय ही कर रहे हैं। तो इसको हमने जब 3 स्टेप में बांट दिया कि एक तो वो संविधान जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू होगा, एक वो संविधान जो ब्रिटिश क्राउन द्वारा लागू होगा, एक वो संविधान जो भारतीयों द्वारा लागू होगा, हम उनके बारे में बात अभी करने वाले हैं। तो इसमें से सबसे पहले को उठाइएगा और वो कौन सा है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1853 तक का जो चार्टर एक्ट आएगा, यहां तक की हम जो बात करेंगे वो होगी किसकी? कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सभी अधिनियमों को क्या किया था? लागू किया था। तो उसी क्रम में दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहला जो भारत के लिए लिखित संविधान जो बनाया गया, वो संविधान बनाने का काम किया किसने? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया, लेकिन भारत में लागू करने का काम किसने किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान क्या हुआ? भारत के लिए प्रथम फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो भाई साहब भारत के लिए प्रथम लिखित संविधान बनाया गया जिसको कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आप लोग इसी का इंतजार कर रहे थे पिछले 2-3 दिनों से कि भाई साहब रेगुलेटिंग एक्ट कहाँ रह गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट अब आ गया। अब यहां से आगे की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। कुछ बेसिक सवाल है कि रेगुलेटिंग एक्ट को कब पारित किया गया? तो भाई साहब 1773 में 1773 में इसको लागू किया गया। लेकिन उस समय जब ये रेगुलेटिंग एक्ट बनाया जा रहा था या फिर इसको लागू करने की बात चल रही थी, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन से जो आपको हमेशा याद रखने हैं, यहां से भी कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। आपसे पूछ सकता है कि उस समय वहां पर जो ब्रिटिश पीएम थे वो कौन थे? तो ब्रिटिश पीएम के जो पद पे विद्यमान थे वो उनका नाम क्या है? तो लॉर्ड नॉर्थ। क्लियर है क्या बात? क्या है? लॉर्ड नॉर्थ। इसी प्रकार से ब्रिटिश क्राउन के बारे में पूछ लेगा कि जिस समय रेगुलेटिंग एक्ट आया उस समय ब्रिटिश क्राउन कौन थे? तो उनका नाम है जॉर्ज तृतीय। जॉर्ज तृतीय कब से कब तक रहेंगे? 1760 से लेके 1820 तक के जितने भी अधिनियम आएंगे वो जॉर्ज तृतीय के अनुसार ही आएंगे। क्लियर है क्या बात? आपने देखा होगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश क्राउन की तरफ से जो शासन करने वाले लोग थे या फिर व्यापारिक मामलों को या फिर प्रशासनिक मामलों को हैंडल करने वाले लोग थे, उनको क्या कहा जाता था? तो गवर्नर कहा जाता था। और यहाँ पर उस समय जो गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये आपसे कभी भी पूछ लिया जा सकता है कि ब्रिटिश पीएम कौन थे, ब्रिटिश क्राउन कौन थे और गवर्नर कौन थे? तो ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ, ब्रिटिश क्राउन जॉर्ज थर्ड और गवर्नर थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर है क्या बात? अब चलते हैं आगे। क्या हुआ जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया, तो दोस्तों क्या हुआ उस समय वहीं पर ब्रिटेन में एक बोर्ड बनाया गया। इसको आप बीओडी कह सकते हैं, इसको आप सीओडी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसको आप कह सकते हैं। ये बनाया गया। इसका बनाने के पीछे जो औचित्य था वो क्या था? आप सुनिएगा। जितने भी ट्रेड सिस्टम था, ट्रेड सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए ये एक संस्था बनाई गई थी जिसको कहा जाता था सीओडी। और
कब बनाया गया, तो 1600 में बनाया गया। अगर बात करें कि जिस समय बनाया गया था तो उस समय इसके मेंबर्स कितने थे, तो 24 मेंबर्स यहां पर होते थे इस सीओडी में। और यहां पर इन मेंबर्स का, इन सदस्यों का जो कार्यकाल होता था वो होता था दोस्तों 1 वर्ष 1 साल। तो मेंबर्स कितने, 24, और इनके टेन्योर की अगर बात करें, कार्यकाल की बात करें तो वो कितना है, तो वो 1 ईयर आ जाएगा। लेकिन अभी क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट क्या घटना हुई इसको समझते हैं। इन्होंने देखा कि सीओडी के जो मेंबर्स हैं उनका कार्यकाल 1 वर्ष का है, अर्थात वहां से 1 वर्ष के लिए लोग आएंगे और 1 वर्ष अपनी यहाँ पे सेवा देंगे और फिर या तो भारत में ही रह जाएंगे या फिर वापस चले जाएंगे। लेकिन कंपनी से जुड़ने का काम कितने वर्ष का है, तो लगभग 1 वर्ष का है। तो इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट को लाते ही सबसे पहला काम जो किया वो यही किया कि इन्होंने इस सीओडी के जो मेंबर्स है उनका कार्यकाल पहले होता था 1 वर्ष, इसको बढ़ाकर कर दिया कितना, 4 वर्ष। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सीओडी के मेंबर्स का जो टेन्योर है वो 4 वर्ष किस एक्ट के अधीन किया गया था, तो वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था। क्लियर है क्या इतनी बात? अब इससे आगे की बात करते हैं। भाई साहब, जिस समय ये कंपनी भारत में आई थी तो इन्होंने क्या किया था, 15 वर्षों का एक मोनोपोली लिया था। किसके लिए? व्यापार करने के लिए। इसने कहा था ब्रिटिश क्राउन को या ब्रिटिश पार्लियामेंट, संसद को, इनसे क्या कहा था कि साहब आप मुझे 15 वर्षों का मोनोपोली दे दीजिए। और उस समय क्या हुआ, जब लगातार, देखिए क्यों नहीं आई, 15 वर्ष के बाद में कोई और दूसरी कंपनी या फिर इसका ये अधिकार कैंसिल क्यों नहीं किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, तो प्राइवेट कंपनी कहीं ना कहीं सरकारी कंपनी से ज्यादा काम करेगी, ज्यादा ईमानदारी से काम करेगी और हमेशा ग्रोथ रेट पे ध्यान देगी कि ये कितना बढ़ रहा है, कितना नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों, जब लगातार यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को ग्रोथ किया बहुत ज्यादा, तो अब क्या है कि यहां से कुछ ना कुछ हिस्सा उसका, थोड़ा बहुत कुछ भी हिस्सा टैक्स के रूप में, किसी भी चीज के रूप में, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन को भी देती होगी, देश के रेवेन्यू को भी देती होगी। तो कहीं ना कहीं अब ब्रिटिश क्राउन को भी यहां से फायदा हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, इसकी मोनोपोली जो है वो लगातार बढ़ाता गया। और एक समय वो आया कि जब इस भारत में इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था स्थापित कर दी, अपनी सत्ता यहां पर स्थापित कर दी, तो भाई साहब क्या किया गया, कंपनी को यहां पर क्या किया गया, एक तो व्यापार और दूसरी बात शासन, व्यापार और शासन दोनों के लिए 20 वर्षों की मोनोपोली दे दी। तो थ्रू दिस एक्ट कंपनी हैड द मोनोपोली टू ट्रेड एंड गवर्न फॉर 20 years इन इंडिया। तो भारत में इस कंपनी को एकाधिकार प्राप्त हुआ 20 वर्षों के लिए। किस चीज का, तो ट्रेड का और शासन व्यवस्था देखने का। तो अगले 20 वर्षों तक भी यहां पर शासन कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। किसके माध्यम से करेगी, तो भाई साहब देखिए, शासन तो करवा रहा है ब्रिटिश क्राउन, लेकिन यहां पर सीधा नियंत्रण, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है ब्रिटिश क्राउन का भी। ये जो डायरेक्ट कंट्रोल की हम बात करते हैं, सीधा नियंत्रण की बात करते हैं, तो ये आएगा 1858 में। और 1858 से पहले शासन तो करा रहा है ब्रिटिश क्राउन, लेकिन कर कौन रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसी क्रम में हमने ये बात की कि 20 वर्षों का इसको फिर से मोनोपोली दे दिया गया, लेकिन इस बार ये मोनोपोली शासन व्यवस्था और जो आपकी व्यापार व्यवस्था, इन दोनों के लिए किया गया। इसी क्रम में दूसरी एक सबसे बड़ी जो बात यहां पर की गई कि अब तक क्या था, अब तक एक व्यवस्था देखने को मिल रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी थी, उसके बाद में जितने राज्यों में उसने शासन स्थापित किया था वहां पे अंदर उसमें क्या था, तो गवर्नर्स बैठे हुए थे। तो कहीं ना कहीं अब क्या किया, केंद्रीयकरण पे इसने ध्यान दिया। सबसे पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर क्राउन कह लीजिएगा, इनके द्वारा सेंट्रलाइजेशन या फिर केंद्रीयकरण व्यवस्था पर ध्यान दिया गया। और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने भाई साहब जो बंगाल का
गवर्नर जनरल था, सॉरी बंगाल का जो गवर्नर था, इस बंगाल के गवर्नर को इन्होंने बना दिया क्या, गवर्नर जनरल बना दिया। क्या बना दिया, ध्यान रखना, बंगाल के गवर्नर को इन्होंने गवर्नर जनरल बना दिया। आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कब बनाया गया, तो भाई साहब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू बनाया गया। और क्या किया, जिस समय इसने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल अपॉइंट कर दिया, तो उस समय दो राज्य और थे, दो क्षेत्र और थे जहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण था। एक था मद्रास और एक था बॉम्बे। तो बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, इन तीन क्षेत्रों पे उसका कंट्रोल था। तो इनमें से एक वाले को, बंगाल वाले को क्या कर दिया इन्होंने, गवर्नर जनरल बना दिया, और मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर्स थे इन दोनों को सबऑर्डिनेट कर दिया, किसके, अधीनस्थ कर दिया, किसके, या अधीन कर दिया किसके, तो भाई साहब गवर्नर जनरल के। अब क्या होगा, ब्रिटिश क्राउन कोई भी कानून बनाती है, कोई भी नियम बनाती है, तो उनको लागू करने का पहले अधिकार किसके पास में था, कि बंगाल में उसने अलग अलग जगह पे होता था। लेकिन अभी गवर्नर जनरल जो कह देगा, हालांकि अभी गवर्नर जनरल को अपनी तरफ से कानून बनाने का अधिकार नहीं था। कभी आप लोगों को यह लग रहा हो कि जो गवर्नर जनरल यहाँ पे बना दिया गया बंगाल के गवर्नर को, क्या इस गवर्नर जनरल को पूर्ण रूप से भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, तो भाई साहब बिल्कुल नहीं दिया गया, ये दिया जाएगा बाद में। आप लोग ध्यान रखना, अभी कानून बनाने का काम कौन कर रही है, तो वही सब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको याद ये रखना है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कब बनाया गया, तो भाई साहब रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को इन्होंने क्या बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब एक बात सुनिएगा, एक निष्कर्ष यहां से निकलकर आता है और वो क्या है देखिएगा। इट वॉज द फर्स्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। ब्रिटिश क्राउन का भारत पर यह प्रथम नियंत्रण था, अर्थात इससे पहले क्या ब्रिटिश क्राउन का भारत पर कंट्रोल नहीं था, तो भाई साहब नहीं था। कंट्रोल तभी होगा जब एक पूरा सिस्टमेटिक वे में यहां पर व्यवस्थाएं चलेंगी। तो भाई साहब अब व्यवस्था बनाने के लिए संविधान बनाने की बात की गई थी, और संविधान के रूप में हमने क्या देखा, रेगुलेटिंग एक्ट को देखा। इसको बनाने वाले कौन थे, तो ब्रिटिश क्राउन थी, और अप्लाई करने वाले कौन थे, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो कहीं ना कहीं अभी कानून बनाने वाले का ही कंट्रोल होगा भारत पे, और कानून बनाने का काम कौन कर रहा है, तो ब्रिटिश क्राउन कर रहा है भाई साहब। कानून बनाने का काम, देखिए यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, लेकिन कानून बनाने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं है, कानून बनाने का अधिकार ब्रिटिश क्राउन को है। तो क्या ब्रिटिश क्राउन का सीधा नियंत्रण यहां पे हम नहीं कह सकते, सीधा नियंत्रण आएगा बाद में, लेकिन भारत पर प्रथम कंट्रोल, प्रथम जो नियंत्रण आया, क्या वो किस एक्ट के अनुसार आया, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और दोस्तों वो क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, जुडिशरी सिस्टम को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए भारत के लिए सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट बनाने का एक प्रपोजल आया था इस एक्ट में, और इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इन्होंने कर दी कहां पे, कलकत्ता में। और कब की, तो 1774 में की। ये बात आपको याद रखनी है कि एक होता है प्रस्ताव, एक होता है प्रपोजल। तो जो प्रपोजल रखा गया था वो तो कहां पे था, रेगुलेटिंग एक्ट में था, कि इन फ्यूचर हम भारत के लिए एक सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की भी व्यवस्था करेंगे। तो उस व्यवस्था पर ध्यान दिया गया, और अगले ही वर्ष 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया, उच्चतम न्यायालय बना दिया गया। अब यहां पर जो न्यायाधीश की बात करें, अगर हम जस्टिस की बात करें, तो भाई साहब जो जजेस यहां पे होंगे वो इंडियन नहीं होंगे, क्योंकि शासन व्यवस्था सारी की सारी किसके हाथ में, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। और मैंने आपको पहले ही बताया था कभी लेक्चर में, शासन व्यवस्था फिर सरकार के 3 अंग होते हैं, एक होती है क्या, विधायिका, और एक होती है क्या, कार्यपालिका, और एक होती है भाई साहब क्या, एक होती है न्यायपालिका।
तो कहीं ना कहीं जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों के तीनों किसके अंग है? तो सरकार के अंग है। तो उसी सरकार में अब सुप्रीम कोर्ट अर्थात न्यायपालिका की भी जरूरत पड़ गई। तो 1774 में इन्होंने क्या किया? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश कर दिया और इसके चीफ जस्टिस बनाए गए। इसके चीफ जस्टिस बनाए गए किसको? एलिजा इम्पे को बनाया गया। एलिजा इम्पे को इन्होंने सबसे पहले चीफ जस्टिस बनाया है सुप्रीम कोर्ट के। और इसी के साथ साथ यहाँ पर 3 अन्य जजेस और थे, जिनमें से सबसे पहले का नाम क्या था? तो चेम्बर्स था, और दूसरे का नाम क्या था? तो लेमिन्स्टर था, और तीसरे चौथे इसमें से जो अदर जस्टिस है इन तीनों की हम बात करें तो इनमें से तीसरे का जो नाम था वो क्या था? तो हाइड था। तो यहाँ पे एक देखा चीफ जस्टिस, क्योंकि चीफ जस्टिस एक ही होता है हमेशा, आज तक भी एक है। तो एलिजा इम्पे यहाँ पे हुआ, और अदर जो जस्टिस हुए तो चेम्बर्स, लेमिन्स्टर और हाइड यहाँ पे हुए। तो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से लगभग इन सभी बातों को भारत में लागू इन्होंने कर दिया, और यही था भारत के लिए सबसे पहला लिखित संविधान। हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी बातें अभी भी बाकी हैं, तो कहीं ना कहीं वो बातें अप टू लेवल है, और हमें अभी ध्यान केंद्रित रखना है यूपीएसआई जैसे अपने वनडे एग्जाम पे। हमें अपने जो मार्ग है, अपना जो पथ है, उससे नहीं भटकना है। बात पढ़ाने की हो या यहाँ पे ज्ञान बांटने की हो, तो भाई साहब बात अगर वही होगी कि बस ज्ञान बांटना है, आपको मतलब नहीं है कि कोर्स कब पूरा हो रहा है, कोर्स कब नहीं पूरा हो रहा है, तो भाई साहब रेगुलेटिंग एक्ट में लग जाएंगे 2 दिन। इतना बड़ा मटेरियल रेगुलेटिंग एक्ट का है, लेकिन हमें चर्चा कर रही है उन बातों के ऊपर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या बात? तो कहीं ना कहीं जब ब्रिटिश क्राउन ने रेगुलेटिंग एक्ट बना दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस रेगुलेटिंग एक्ट को लागू कर दिया, कहीं ना कहीं अब जो अगला एक्ट आएगा वो कब आएगा? वो आएगा भाई साहब 20 वर्षों के बाद। और 1773 प्लस 20 1793। तो 1793 में 1793 में, क्योंकि उस समय तो मोनोपोली खत्म हो जाएगा ना भाई, 20 वर्षों का मोनोपोली दिया था ना, तो 20 वर्षों के बाद मोनोपोली खत्म हो जाएगा, एक अधिकार खत्म हो जाएगा। तो एक नया एक्ट आएगा, तब देखेंगे वो क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का सही चलता रहा तो इसको और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा, और अगर नहीं चलता रहा तो इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच क्या हुआ? इसी बीच इस रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई। इस रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई, और उन्हीं कमी को दूर करने के लिए यहां पर 2 एक्ट पारित किए गए, जिसमें से एक है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट और एक है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये जो दोनों अधिनियम आप लोग पढ़ते हैं, ये 1793 वाली बात नहीं है, 1773 वाली बात में जो कमी रह गई थी उसकी बात है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो मोनोपोली दिया था तो 20 वर्षों का दिया था, और 20 वर्षों का अगर एक एग्रीमेंट हो गया तो उस बीच में कोई भी यहां पर नियम कानून नहीं बना सकते, और अगर बनाएंगे तो 20 वर्षों के बाद में बनाएंगे। लेकिन यहां पर रेगुलेटिंग एक्ट में ही जब कमियां रह गई तो भाई साहब अब तो ये उन कमियों को दूर तो करेंगे ना, जब भी ध्यान पड़ेगा तभी कमियों को दूर किया जाएगा। तो उसी कमी को दूर करने के लिए उसी क्रम में इन्होंने सबसे पहला काम किया गया, क्या किया? तो इन्होंने एक दूसरा एक्ट पारित किया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से इन्होंने अपना एक दूसरा एक्ट यहां पे पारित किया दोस्तों। अब इसमें इन्होंने क्या किया? 2 कमियों को दूर किया, और 2 कमियां सबसे पहले कौन सी थी? तो देखिएगा, पावर वाज कन्फर्ड ऑन गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को शक्तियां प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को शक्तियां प्रदान की गई कि अगर एट ए टाइम कुछ भी दिक्कत आती है तो आप तुरंत से एक्शन ले लेते हैं। हालांकि कई बार इन गवर्नर जनरल ने इस बात का गलत फायदा भी उठाया है। एलिजा इम्पे के साथ में मिलकर इन्होंने बहुत दिक्कतें पैदा कर दी समाज के अंदर, फांसी वांसी पे चढ़ा दिया था पहले, ठीक है, और दिक्कतें बहुत ज्यादा आ गई थी। तो पावर वर कन्फर्ड ऑन द गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल को शक्तियां प्रदान की गई। और दूसरा यहां पे काम किया गया कि गवर्नर जनरल को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। किसके लिए भाई? बंगाल के लिए, मद्रास के लिए
और बॉम्बे के लिए। इन तीनों के लिए तो पहले से ही था, लेकिन इस बार क्या कर दिया इन्होंने, बिहार और ओडिशा के लिए कानून बनाने का अधिकार भी किसको दे दिया, गवर्नर को दे दिया। तो गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड टू मेक लॉ फॉर बिहार एंड ओडिशा ऑल्सो। गवर्नर जनरल को बिहार और ओडिशा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो यहां पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है वो कहीं ना कहीं कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया था। तो इसमें ज्यादा चर्चाएं तो हम लोग नहीं कर सकते, उन्हीं कमियों की बात करेंगे जिनको सुधारा गया था। तो ये उनमें से दो कमियां बहुत महत्वपूर्ण है कि गवर्नर जनरल को शक्तियां किस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई, तो भाई साहब 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट है। और गवर्नर जनरल को बिहार और उड़ीसा के लिए सबसे पहली बार लोग बनाने का, कानून बनाने का, नियम बनाने का, विधि बनाने का जो इनको अधिकार दिया गया वो किस एक्ट के अंतर्गत दिया गया, तो वो दोस्त कौन सा है, 1781 का ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट है। क्लियर है क्या बात। तो यहां से इतनी बातें हमने की रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, और यहां पे दो बातें हमने की एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में, और अगला एक्ट के बारे में हम अभी पढ़ते हैं, और वो एक्ट होगा पिट्स इंडिया एक्ट, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है। आज के लेक्चर में हम इतनी ही बातें यहां पे करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम पढ़ने वाले अगले लेक्चर में हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट की, फिर वहां से 1793 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, फिर चार्टर एक्ट की हम शुरुआत कर देंगे, ठीक है। 1813, क्योंकि हर बार क्या होगा, 20 वर्षों का मोनोपोली बढ़ा दिया जाएगा। तो 1793 के बाद में 1813 आएगा, फिर 33 आएगा, फिर 53 आएगा, लेकिन बीच में जाके दिक्कत हो जाएगी 1853 के बाद में 1757 की क्रांति, विद्रोह बढ़ जाएगा बहुत खतरनाक वाला। तो उसी समय ब्रिटिश क्राउन को सीधा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और भारत के जो रूल है, रूलिंग सिस्टम है, उसको अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लेकर आना पड़ेगा। तो और उसी के लिए 1858 में उन्हें क्या करना पड़ेगा भाई साहब, एक एक्ट पारित करना पड़ेगा, और वहीं पर शुरुआत हो जाएगी ब्रिटिश क्राउन के भारत में सीधे नियंत्रण की, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको वीडियो में बढ़िया करके मजा आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ टीचर सामने खड़ा होकर बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि हाँ कभी भी कहीं पे भी कमी नहीं छोड़ी जा रही है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, कमेंट करके अपनी बिल्कुल विचारों को आप रख सकते हैं। कहीं पे भी दिक्कत अगर आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और हमको बताइएगा कि हाँ हमें ये दिक्कत आई है, आपको जवाब दिया जाएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका पूरा सॉल्यूशन आपको ऑन बोर्ड दिया जाएगा। तीसरी बात क्या है कि जितना ज्यादा इसको फैलाओगे हमें इतना ज्यादा मजा आएगा, और ये फैलेगा शेयर करने से। तो इसको लगातार शेयर करते रहिए, और पता चले शेयर तो कर दिया, लेकिन भाई साहब अगली बार वीडियो कब आई ये हमें ही पता नहीं चला। तो इसके लिए भाई साहब आप वीडियो की क्या करें, इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इस चैनल को, ताकि क्या हो, आगे जितनी वीडियो आपको डाली जाएगी इस यूट्यूब चैनल पर वो आपको सीधा जाके मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नई बातों के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नमस्कार।